नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श शाह। इस वक्त देश में मौसम का जो मिजाज है वो अपने चरम पर है, क्योंकि कहीं पे रिकॉर्ड स्तर पर तापमान पहुंचता जा रहा है, तो कहीं पे बर्फबारी हो रही है, तो कहीं पे बारिश हो रही है। और रात भी इतनी गर्म कि लोग इसकी अपेक्षा नहीं कर रहे थे। आखिर मौसम में ये बदलाव क्यों आया है? एक रिपोर्ट भी आती है कि 2012 में जो तापमान रिकॉर्ड किया गया था उसके बाद 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो बीच में ये जो अंतराल था, इसमें मौसम संतुलित कैसे था और क्या वाकई में संतुलित था भी या नहीं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह जी हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अतुल जी, ये जो मौसम में सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि ये जो इतना तापमान बढ़ता जा रहा है, कहीं कहीं पे 46 डिग्री है, 47 डिग्री है, ये टेम्परेचर बढ़ने के पीछे क्या कुछ कारण है और क्यों इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है? देखिए, इसके दो तीन कारण हैं। पहला तो ये जो कि क्लाइमेटोलॉजिकल रीजन है वो ये है कि हम गर्मी की पीक पे पहुंच रहे हैं और इस समय जो है वो सूर्य जो है कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो साउथ यूपी के आसपास से होके गुजरती है। इसलिए जो मैक्सिमम सोलर रेडिएटिव हीटिंग होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है। इस वजह से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग यानी कि बुंदेलखंड, विंध्य और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये एक जलवायु प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये ऐसा ही होता है कि इस सीजन में सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पड़ती है। रही बात इस साल के बाद की, तो इस साल की बात अगर करें तो इस साल जो है वो तापमान पिछले साल काफी कम थे, क्योंकि पिछले साल गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी। इस साल जो मुख्य कारण है, प्रमुख कारक इस समय तापमान बढ़ने के, या इसके पहले भी एक स्पेल और हुआ था हीट वेव का, उस समय भी बढ़ने के, तो जो मुख्य कारक हैं वो ये हैं कि एक तो इस समय कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सक्रिय नहीं है, जिसके कारण मौसमी सक्रियता नगण्य होने की वजह से आसमान पूरा साफ है। और आसमान साफ होने की वजह से पूरा दिन भर जो है वो विकिरणीय उत्सवन हो रहा है, रेडिएटिव हीटिंग सोलर रेडिएशन की वजह से हो रही है। दूसरा कारण ये है कि इस समय एक प्रचक्रवात मध्य भारत में मध्य क्षोभमंडल में बना हुआ है। और इस प्रचक्रवात की प्रकृति जो होती है वो दो तीन तरीके से गर्मी बढ़ाने में सहायक होती है। पहला कारण तो ये है कि प्रचक्रवात वहां के मौसम को क्लियर रखता है, स्टेबल रखता है और क्लियर रखता है। क्लियर होने की वजह से दिन भर तेज धूप निकलती है और उसकी रेडिएटिव हीटिंग से धरती गर्म होती है। दूसरा कारण जो है, पृथ्वी चक्रवात से गर्म हवाओं का अधोगमन होता है, वार्म एयर सब्सिडेंस, जो कि मतलब तापमान बढ़ाने में सहायक होता है। और तीसरा जो इनडायरेक्ट रोल है अप्रत्याशित रूप से, वो ये है कि जब भी धरती पर हवा गर्म होती है तो गर्म होके ये हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है। कुछ इलाकों में देखा जा रहा है, जैसे ये पहाड़ी इलाकों की बात करें हिमाचल में, तो एक तरफ जहां वहां पे बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ लू का अलर्ट भी आ रहा है। तो ये एक ही क्षेत्र में, एक ही राज्य में इस तरीके से दो तरीके से मौसम का बदलना, कहीं बर्फबारी कहीं पे लू का अलर्ट, ये किस ओर इशारा करता है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जैसे जो दो कारण मैंने बताया वो लू के लिए फेवरेबल हैं पूरे ही मैदानी इलाकों में। तीसरा जो कारण है वो ये है कि इस समय सतही स्तर पर जो क्लाइमेटोलॉजिकल विंड होती है वो पछुआ हवाएं होती हैं, और पछुआ हवाएं गर्म और शुष्क दोनों होती हैं। तो इन गर्म और शुष्क हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों से लेके पहाड़ी इलाकों तक हर जगह जो है वो तापमान बढ़ रहे हैं, और वो तापमान बढ़ने की वजह से हीट वेव जैसी स्थितियां कई सारी जगहों पर उत्पन्न हो रही हैं। अब जहां तक रही बात की आंधी पानी या फिर बर्फबारी पहाड़ों में होने की, तो ये प्री मानसून सीजन है, जिसको हम आंधी तूफान का सीजन भी कहते हैं, थंडरस्टॉर्म सीजन। इस समय अगर कोई भी पश्चिमी विक्षोभ होगा या कोई ट्रफ होगी तो वो एक इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट करेगी। और जैसे ही वो इनस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर में आएगी, क्योंकि इतना हीटिंग हो रही है, ये हीटिंग जो है उस इनस्टेबिलिटी को ट्रिगर करेगी। तो कहीं पे भी बारिश या
तेज झोंकेदार हवाएं चलने या पहाड़ों पे बर्फबारी होने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो वायुमंडलीय अस्थिरता हो, दूसरी वहां पर मॉइस्चर या ये मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जल वाष्प की, और तीसरी जो होती है वो होती है कि उस इनस्टेबिलिटी या जो वायुमंडलीय अस्थिरता है उसको ट्रिगर करने के लिए कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए कि वो एक्ट करना शुरू करे। तो जब भी कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है तो वो मध्य क्षोभ मंडल में ठंडी हवाएं लेके आता है और निचले क्षोभ मंडल गर्म होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट बढ़ती है और वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ती है। इसके अलावा कोई ट्रफ होगी तो उसकी वजह से भी ये अस्थिरता बढ़ेगी। और क्योंकि दिन में तेज धूप हो रही है तो ये जो तेज इंटेंस डायurnal हीटिंग है ये दोपहर के आसपास या इवन रात में भी कभी कभी उसको डिफरेंट रीजन्स के हिसाब तो से क्या यही कारण है कि जो यूपी में अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया है कि तेज हवाएं चली है, तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उससे ऊपर की रफ्तार से हवाएं चली हैं, तो अचानक एक तरफ लू का अलर्ट, दूसरी तरफ इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चलना, क्या ये इन्हीं कारणों की वजह से हुआ है? जी, उस समय ये 13 मई की बात है, जबकि तेज झोंकेदार हवाएं कहीं कहीं 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी उनकी रफ्तार पहुंची है। बाकी 60 से 70, 80, 90 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की। ये आमतौर पर समुद्री इलाकों में देखा जाता है, अगर मैं सही हूं तो, और ये यूपी में इसका दिखना। हाँ, कम होता है। यूपी में इतनी स्पीड नहीं होती है सामान्य तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं ही होती है। ये अभी देखे जाने के पीछे एक और मुख्य कारण है, वो ये है कि अभी रिसेंटली हमने अपना ऑब्जर्वेशन सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अपग्रेड किया है और लगभग 2500 नए स्टेशन यूपी में इंक्लूड किए गए हैं, जिनकी वजह से ज्यादा डेटा आ रहा है और अब हमें वो दिखाई दे रहा है कि हाँ इतनी हवाएं चलती थी। क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं और ये थंडरस्टॉर्म सीजन में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पे वो जो अपर थ्रेशोल्ड था वो काफी ऊपर तक गया, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त इसका पूर्वानुमान था, और जो इसका मुख्य कारक अगर उस इवेंट की बात करें तो उस समय एक नॉर्थ पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास मध्य क्षोभ मंडल में एक पश्चिमी विक्षोभ था, जिसकी वजह से कि ठंडी एवं शुष्क पछुआ हवाएं जो है वो मध्य क्षोभ मंडल में आ रही थी और पूरे ही निचले क्षोभ मंडल में पूर्वा हवाएं चल रही थी जो आर्द्र एवं गर्म थी और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेके आ रही थी। तो इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी मल्टीफोल्ड बढ़ी, और उसके पहले जो है वो यही स्थिति थी कि दिन भर धूप निकल रही थी, तो उस डायurnal हीटिंग और अपर ट्रोपोस्फियर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम ने इस इनस्टेबिलिटी को ट्रिगर किया और वो थंडरस्टॉर्म सेल्स बने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चक्रवाती प्रसंचरण था। वहां से ये एक्टिविटी शुरू हुई, धीरे धीरे मध्य यूपी की तरफ आई और मध्य यूपी से ये दो ब्रांच में स्प्लिट होके एक शाखा जो है वो नॉर्थ यूपी से होते हुए गुजरी और दूसरी जो है वो साउथ यूपी, साउथ ईस्ट यूपी की तरफ गई। तो उसकी वजह से ये हुआ। तो मेनली जो उसका कारण अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में कहें तो वो मॉइस्चर कन्वर्जेंस एंड इंटरैक्शन ऑफ ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली ये था। लोअर लेवल ईस्टर्ली was interacting with the mid tropospheric westerly and a lot of moisture convergence was happening because a lot of moisture was being transported from Bay of Bengal towards the state, and this whole mechanism has led to that particular phenomenon in which we have seen that the wind speeds have reached of the order of 100 or even more at one or two places. अच्छा, दिल्ली में देखा गया है कि आज ही सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है और फिर एक तरफ लू का अलर्ट भी चल रहा है, तापमान भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता जा रहा है, तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, उसी फेनोमेनन से जुड़ा हुआ है कि दिल्ली में ऐसी मौसम जो है ये अचानक बदल रहा है बार बार। नहीं, वो सिस्टम तो निकल गया है, वो सिस्टम तो 13 मई के बाद उसका प्रभाव समाप्त हो गया। अभी आज जो दिल्ली में देखने को मिला है उसके पीछे मुख्य कारक है एक निचले क्षोभ मंडल में एक द्रोणी है जो कि पंजाब से लेकर राजस्थान तक जा रही है
और इसकी वजह से जो लोअर लेवल मॉइस्चर है उसका कन्वर्जेंस हो रहा है और उसकी वजह से दिन भर जो हीटिंग हो रही है वो उसको ट्रिगर करने पे वो थंडरस्टॉर्म सेल्स बन रही हैं और कहीं कहीं 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी या कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिली है। ये स्थिति आज है और इवन कल सुबह भी कुछ देर तक रह सकती है। उसके बाद एक बार मौसम शुष्क हो जाएगा तथा उसके बाद पुनः जो है वो ये 3-4 दिनों के बाद 5वें दिन से यानी कि अगर हम डेट वाइज बात करें तो 27 मई की देर शाम से फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों से ये एक्टिविटी आरंभ होगी और उस समय एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है तो फिर से एक ईस्टर्ली वेस्टर्ली इंटरेक्शन होने की संभावना, जिसके कारण कि 27 मई के बाद एक बार फिर से प्रदेश के उत्तरी इलाकों से जो है वो हल्की से मध्यम वर्षा का दौर शुरू होगा और आने वाले दिनों में उसमें बढ़ोतरी भी होगी और इसके कारण 28 मई से जो है आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखी जाएगी और ये जो हीट वेव की स्थितियां इस समय हीट वेव टू सीवियर हीट वेव इवन वार्म नाइट की स्थितियां जो प्रिवेल कर रही हैं इसमें 28 मई के बाद व्यापक तौर पर कमी देखने को मिलेगी। खासकर किन इलाकों में देखने को मिलेगा, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि वो चाहे दिल्ली एनसीआर हो या फिर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हों या फिर अन्य राज्य हों, हर जगह हीट वेव का अलर्ट जारी है, लोग इससे परेशान हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें एक तरीके से तो ये हीट वेव से छुटकारा कब मिलेगा लोगों को और कब से मौसम जो है वो बदलेगा और बारिश की संभावना है? देखिए अभी जैसा मैंने बताया कि ये हीट वेव की सिचुएशन इसमें 28 से कमी आना शुरू होगी और 29 को इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी तो लोगों को एक फौरी तौर पर राहत मिलना आरंभ हो जाएगी। पूर्णतया अभी हीट वेव की सिचुएशन समाप्त नहीं होगी अगले एक हफ्ते में, लेकिन ये निश्चित है कि अगले 5 दिनों तक जो स्थितियां हैं ये कमोबेश ऐसे ही या इसमें थोड़ी और इंटेंसिफिकेशन के साथ बरकरार रहेंगी कम से कम 27 मई तक। 28 मई से इसमें कमी देखने को मिलेगी और 29 मई को इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी। उसके आने वाले दिनों में हम अभी एक हफ्ते का पूर्वानुमान जारी करते हैं जो 29 मई तक के लिए है। उसके बाद जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, वर्षा का दौर शुरू होगा और ईस्टर्ली आएगी तो तापमान में वो निश्चित रूप से कमी लाएगी। उसमें कितनी कमी लाती है इसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि हीट वेव पूर्णतया कहाँ कहाँ से समाप्त हो रही है। लेकिन ये निश्चित है कि पूरे उत्तर भारत या उत्तर पश्चिमी भारत में, इवन मध्य भारत में भी जो है वो 28 मई से या 27 मई से ही हीट वेव में सुधार होना शुरू होगा और आने वाले दिनों में इसमें व्यापक तौर पर कमी आने की संभावना है तापमान गिरने की वजह से। अच्छा, तापमान क्या संभावनाएं हैं, कितने डिग्री तक नीचे गिर सकता है, क्या कुछ इस पे प्रेडिक्शंस हैं? अभी हमने जो बताया है वो ये बताया कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी 27 मई के बाद। वे 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरेंगे 28 और 29 में। कहीं कहीं ये गिरावट जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, 5 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकती है। और उसके बाद भी क्योंकि वो जो मैं बता रहा हूँ कि बारिश शुरू होगी वो उसके बाद भी जारी रह सकती है तो उसके आगे आने वाले दिनों में भी ये गिरावट जारी रहेगी और तापमान में जो है वो व्यापक तौर पर कमी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर हीट वेव से छुटकारा मिल सकता है लोगों को उसके बाद? इसमें अभी 29 तक जो पूर्वानुमान है उसमें हीट वेव जैसे अभी हम दे रहे हैं हीट वेव टू सीवियर हीट वेव एट फ्यू टू मेनी प्लेसेस, मतलब प्रदेश के या इवन पूरा उत्तर पश्चिमी भारत के 50 से लेकर 75% इलाकों के लिए दे रहे हैं। वो सीवियरिटी उसकी कम हो जाएगी। अभी ऑरेंज से रेड अलर्ट है, वो 6वें 7वें दिन में जाके वो येलो अलर्ट में 6वें दिन में ऑरेंज है बट 7वें दिन जो है वो येलो अलर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद की स्थितियों के आकलन के आधार पर हम ये निर्धारित करेंगे कि हीट वेव पूर्णतः समाप्त हो रही है या कहीं कहीं बची रही है।
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, ये तमाम जानकारियां देने के लिए। और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अतुल कुमार जी ने बताया कि कुछ ही दिन हैं, उसके बाद ये जो हीट वेव है इससे बहुत हद तक राहत मिल सकती है लोगों को, क्योंकि बारिश की संभावना बन रही है। तो और इसका जो असर है ये आपको इस 4-5 दिन में भी नजर आएगा। यही कारण है कि उसका एक छोटा सा अंश जो है वो आपको आज सुबह दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला है, जो हल्की बूंदाबांदी हुई है। तो ऐसे में जब तक ये जो हीट वेव चल रहा है, ऐसे में आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और जब तक कि मौसम में बदलाव ना हो खुद को सुरक्षित रखें। आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, अतुल कुमार जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।